गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने विगत वीडियो में क्लास 11th का एक फोटोग्राफ नामक पोयम पढ़ा था, जिसे शार्ली टॉल्सन ने लिखा था। उसके लाइन टू लाइन और उसके पैराग्राफ वाइज समस्त पर हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज उसी पोयम ए फोटोग्राफ जिसे शार्ली टॉल्सन ने लिखा है कि क्वेश्चन आंसर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने इसमें से सारे अच्छी तरीके से डिस्कस करके 17 क्वेश्चन का चयन किया है। वैसे तो पोएम आपकी 19 लाइन की है, जो 3 स्टैंजाज में बटी हुई है, और 19 लाइन में हम लोगों ने 17 क्वेश्चन को चयन किया है, जिस पर हम लोग आज डिस्कस करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले लिख लें अपनी कॉपी पर, ताकि जब मैं डिस्कस करूं तो आपके सामने आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो पहले एक बार प्यारे बच्चों फिर उस 17 क्वेश्चन को आप देख। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द 3 स्टैंजाज डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस हैं, व्हाट आर दे। पहला क्वेश्चन है, आप लोग के सामने अपना होना चाहिए क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि 3 स्टैंजा 3 डिफरेंट फेजेस, 3 डिफरेंट चरण को प्रदर्शित करते हैं। डिपिक्ट माने प्रदर्शित करना। व्हाट आर दे, वे क्या हैं। पहले क्वेश्चन का मूल भाव अगर आप समझ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे रटते रहोगे और एग्जाम के दौरान आप उसे भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, यह जो कविता है ए फोटोग्राफ शार्ली टॉल्सन की, वास्तव में 3 स्टैंजा में बटी हुई है। प्रथम स्टैंजा बड़ा है, सेकंड छोटा, थर्ड और भी छोटा। वास्तव में यह 3 स्टैंजा जीवन के यानी शार्ली टॉल्सन के मदर के जीवन के 3 चरणों को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट फेज जो है वो उनके बचपन या लड़कपन की स्थिति को दर्शाता है। दूसरा उनके युवावस्था के समय को दर्शाता है, और तीसरा उनके मृत्यु के समय को दर्शाता है। इसको लिखोगे कैसे कि अगर मान लो आ गया कि द 3 स्टैंजाज डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे, तो लिखो कैसे। बहुत आसान तरीके से लिखो कि इन दिस पोयम ए फोटोग्राफ देयर आर 3 स्टैंजाज। छोटे छोटे हल्के शब्दों का प्रयोग करना। इन दिस पोयम ए फोटोग्राफ देयर आर 3 स्टैंजाज एंड द 3 स्टैंजाज डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। दे आर, ये यहाँ तक आप ऐसे क्वेश्चन से लेकर के आप बनाओगे। कैसे बनाओगे, फिर से आप देख लो कि इन दिस पोयम ए फोटोग्राफ देयर आर 3 स्टैंजाज एंड द 3 स्टैंजाज डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। दे आर, नंबर 1 द फर्स्ट फेज द गर्लहुड ऑफ पोएट्स मदर। The girlhood of a poet's mother. In fact, it is the period before the birth of the poetess. एक हो गया। दूसरा, the second phase, the youth of a poetess mother. It was the period during the childhood of the poetess. And third phase, the third period after the death of a poetess mother. तो ये 3 फेजेस हैं। पहला फेज गर्ल की माँ, पोएटेस की माँ के लड़कपन का है। दूसरा फेज लड़के पोएटेस की माँ के युवावस्था का है, और नरेटर के या लेखक के बिल्कुल बचपन का है। और तीसरा है जब शार्ली टॉल्सन की माँ की मृत्यु हो जाती है। आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डज शी लाफ एट द स्नैपशॉट।
वह फोटो पर क्यों हंसती हैं, यानी शार्ली टॉल्सन की माँ फोटो को देख करके क्यों हंसती हैं। तो जब 30-40 साल की उम्र हो जाती है तो एक दिन शार्ली टॉल्सन की माँ फोटो को देखती हैं और शार्ली टॉल्सन से बात करते हुए कहती हैं कि देखो बचपन में हमारी माएँ सी बीच हॉलीडे के लिए किस तरीके से हम लोगों को तैयार करती थी, बड़े आर्ट बड़े ह्यूमरस कपड़े पहनाया करती थी। तो अपने फोटोग्राफ में पहने हुए कपड़ों को देख करके शार्ली टॉल्सन की माँ खूब हंसती हैं। तो लिखोगे क्या, छोटा सा, seeing themselves dressed in humorously, seeing themselves dressed in humorously, she laughed loudly। ठीक है, या आप इसको उल्टा करके बना दोगे कि शार्ली टॉल्सन्स मदर लाफ लाउडली seeing themselves dressed in humorously। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, When did the poet's mother die? पोएट की मदर की मृत्यु कब हुई? कोई एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट सन प्यारे बच्चों इसमें दिया नहीं गया है, तो आप भी कोई गोल मटोल जवाब दे दो। लिखोगे क्या, The poet's mother died about many years ago। The poet's mother died about many years ago। ठीक है, now fourth question, write the name of the poem and the poet। पोयम का नाम और पोएट का नाम लिखना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ए फोटोग्राफ शार्ली टॉल्सन कितनी बार आपने सुना है, तो लिख दो उसको। द नेम ऑफ द पोएम इज ए फोटोग्राफ एंड द नेम ऑफ द पोएटेस इज ए शार्ली टॉल्सन। हो जाए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। एक्सप्लेन करना है। जब पोएम पढ़ा रहे थे तो आपको वर्ड मीनिंग बताए थे। टेरिबली माने भयंकर रूप से, ट्रांजिएंट माने नश्वर या कह सकते हैं जिसका नाश हो जाए, फीट माने पाँव। तो यहाँ पर कह रहा है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब क्या है, यहाँ व्याख्या करवा रहा है। तो आप ये समझो कि जो तीनों लड़कियां हैं, कौन कौन, बेट्टी, डॉली और शार्ली टॉल्सन की मदर, बहुत एक्टिव हैं, चंचल हैं और उनके पांव पानी में तेजी से हिल रहे हैं और वे लोग उथले पानी में, छिछले पानी में दौड़ रहे हैं चंचलता से इधर उधर। इसीलिए पोएटेस ने इनके पैरों के लिए टेरिबली ट्रांजिएंट फीट वर्ड का यूज किया है। बनाओगे कैसे? द थ्री गर्ल्स वेयर वेरी एक्टिव, वेयर वेरी प्लेफुल, देयर फीट वेयर मूविंग इन द वाटर, सो दीज फीट आर शोन एज ए टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। सो these feet are shown as a terribly transient feat। Now sixth question, now sixth कह रहा है explain the line both rye with the labored ease of loss। यानी पोएम आप देखोगे तो उसमें दिया होगा both rye with the labored ease of loss, इसको एक्सप्लेन करना है। तो प्यारे बच्चों, both rye with the labored ease of loss, it means that the sea holiday pastime and the joy of her laughter are amusing as they are young enough, so they feel no hardness in bending their body at sea beach। ठीक है। Now seventh question, explain the line its silence silences। देखो, explain the line its silence silences, here it means that the photograph of the poet's mother makes the poet silent। यानी जब भी वे अपनी माँ के फोटोग्राफ को देखती हैं वो बिल्कुल खामोश सी हो जाती हैं। The poetess stands silently before photograph of her mother, this is the way to pay her tribute to her
डेड मदर है। यानी कहने का मतलब क्या है, इट साइलेंस साइलेंसेस का मतलब है कि जब भी नरेटर या जब भी शर्ली टॉल्सन अपने माँ की फ़ोटो को देखती हैं वो खामोश हो जाती हैं, बिल्कुल खामोशी पूर्वक उस कार्डबोर्ड के सामने खड़ी रहती हैं। और यही एक प्रकार से हम कह सकते हैं तरीका है कि वे अपने मरी हुई माँ को एक ट्राइब्यूट प्रदान करती हैं। नाउ 8th क्वेश्चन, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। पोएट की माँ फोटो को देखकर अट्टहास करती हैं। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? यह हंसी क्या प्रदर्शित करता है? तो पहले आप जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में दिया उसे उतार लोगे। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। दिस लाफ indicated the joy of the poetess mother. When she remembered the incident of her past life, it also indicated her youthful spirit that she went out for a sea holiday. ठीक है। 9th क्वेश्चन, what is that about which nothing can be said? वो क्या है जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है? तो आप तो जानते हो कि वो मृत्यु है जिसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वह कब आएगी और कब आदमी को उसके जीवन लीला को समाप्त कर देगी। तो बनाओगे, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर। नथिंग कैन बी सेड अबाउट द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर। 10वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द पास्ट टाइम ऑफ द पोएट एंड हर मदर सक्सेसफुली। पोएट की माँ का सबसे अच्छा पास टाइम यानी मनोरंजन का साधन क्या होता है? तो आप तो जानते हो पूरे पोएम में बताया गया कि जो सी हॉलीडे है, बीच के किनारे जाना, अंकल से फोटो खिंचवाना, यही सबसे बढ़िया कह सकते हैं हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है पोएटेस की मदर के लिए। तो बनाओगे क्या? The sea holiday was the pastime of the poetess mother and her laughter entertains the poet. फिर समझो क्या कह रहे हैं। The sea holiday was the pastime of the poetess mother and her laughter यानी उनकी हंसी entertains the poet. Next 11th question, what has the camera captured? कैमरे ने क्या कैप्चर्ड किया है? आप तो जानते हो कैमरा मानवीय और सुंदर नज़ारों को कैद करता है। तो कैमरे ने 3 लड़कियों को कैप्चर किया है। किसको किसको? बेट्टी को, डाली को और कवियत्री की माँ को, जिसकी उम्र उस समय 12 साल की रही होगी। उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन हाथ से उत्पन्न करने वाले कपड़े पहन रखे थे और पानी में वे लोग खड़ी थी। यानी पानी में खड़े हुए 3 लड़कियां जो ह्यूमरस ड्रेस पहनी हैं, कैमरा इन्हीं तीनों के फोटो को रिकॉर्ड करता है और आज वही फोटो कार्डबोर्ड पर लगा हुआ है। तो बनाओगे क्या? द कैमरा हैज कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स। द कैमरा हैज कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स, बेट्टी, डॉली एंड पोएटेस मदर। ठीक है, फिर से देख लो। द कैमरा हैज कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स, डॉली, बेट्टी एंड पोएटेस मदर wearing sea holiday dress and they are standing in the sea water. बताओ समझ में? फिर से देख लो। द कैमरा हैज कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स, बेट्टी, डॉली एंड द पोएटेस मदर। They wear sea holiday dress and they are standing in the sea water. ठीक है। Now 12th question. 12th और 13 एक ही में है। What does the word cardboard denote in the poem? इस कविता में कार्डबोर्ड क्या डिनोट करता है? Why has this word been used? और इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? यानी द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ इन द पोएम। फिर से देखो,
द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ इन द पोएम। एक हो गया। दिस वर्ड, उसी में दूसरा, दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड टू रिफर टू द पिक्चर इन द पास्ट व्हेन फोटोग्राफ वेयर पोस्टेड, व्हेन फोटोग्राफ्स वेयर पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड। यानी यहाँ पर जो कार्डबोर्ड है वास्तव में इस कविता में कार्डबोर्ड पर लगे हुए फोटोग्राफ को प्रदर्शित करता है। फिर पूछा है कि यहाँ इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। यहाँ इस शब्द का प्रयोग वास्तव में इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि कार्डबोर्ड पर वो फोटोग्राफ चिपकाए गए हैं। नाउ 14th क्वेश्चन, व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स है, यानी वर्षों में, यानी इन विगत वर्षों में क्या नहीं बदला है। यानी इन विगत वर्षों में वह समुद्र है जो नहीं बदला है। इसमें दो क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, यानी इन वर्षों में क्या नहीं बदला है और यह आपको, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू, क्या यह आपको कुछ सुझाव देता है। बिल्कुल, यह हमें सुझाव देता है, लेकिन पहले देख करके बनाएं इसको कि आखिर दोनों क्वेश्चन को अलग अलग किया जाए। इट इज द सी दैट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, पहला क्वेश्चन हो गया। इट इज द सी दैट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। It suggests that the sea does not undergo transition while the life of human being is transitory। यानी यहाँ यह हमें समझाने का प्रयास करता है कि समुद्र का जीवन धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है, जैसे मानव का जीवन धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होता चला जाता है। तो पूरा क्या बनाओगे, What has not changed over the year, तो it is the sea that had not changed over the years। Does this suggest something to you? Yes, it suggests something to us, यानी it suggests that the sea does not undergo transition while the life of a human being is transitory। Now 15th question, इसमें भी दो क्वेश्चन है बच्चों। Who are the two cousins, दो कजिन्स कौन है। कजिन माने चचेरा भाई या बहन, और याद रखना कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर इन दोनों शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इनके पहले जो नाउन प्रोनाउन लगा रहता है ही या सी या कोई नाम, वो शो कर देता है कि कजिन मेल के लिए लगा है या कजिन फीमेल के लिए लगा है। तो क्वेश्चन, हु आर द टू कजिन्स, तो द टू कजिन्स आर बेट्टी एंड डॉली, या उल्टा करके बना दो, बेट्टी एंड डॉली आर द टू कजन्स ऑफ शार्ली टॉल्सन्स मदर। फिर कह रहा है हु वाज द बिग गर्ल, बड़ी लड़की कौन है। चर्चा कर चुके हैं, बड़ी लड़की शार्ली टॉल्सन की माँ है, यानी हियर द बिग गर्ल वाज द पोएटेस मदर। फिर तीसरा भी पूछा है हाउ ओल्ड वाज शी, वह कितने उम्र की थी। आपने उसमें 2 साल तो दिया है, एक 12 साल जब वो फ़ोटो खिंचवाती हैं, और जब लास्ट में शार्ली टॉल्सन फ़ोटो देखती हैं तो वो याद करती हैं कि मेरी माँ को मरे हुए भी 12 साल हो चुके हैं। तो 12 साल में फ़ोटो खिंचवाती हैं और शार्ली टॉल्सन की माँ के मरने के बाद 12 साल बाद शार्ली टॉल्सन उस फोटो को देखती हैं। तो क्या हो जाएगा, सी वॉज अबाउट 12 years old है। तो फिर से पूरा देख लो। हु आर द टू कजिन्स है, तो बेट्टी एंड डॉली आर द टू कजन्स है, या द टू कजन्स आर बेट्टी एंड डॉली। फिर पूछ रहा हु वाज द बिग गर्ल है, तो हियर द बिग गर्ल वाज द पोएटेस मदर। एंड हाउ ओल्ड वाज सी वाज अबाउट 12 years old। नाउ 16th क्वेश्चन, हु वाज स्टैंडिंग विथ ए कैमरा एंड वेयर, कौन कैमरा लेकर खड़ा है और कहाँ। तो मालूम है कैमरा लेकर के चाचा जी खड़े हैं, समुद्र के किनारे खड़े हैं, क्योंकि वे शार्ली टॉल्सन की माँ और बेट्टी तथा डॉली की फ़ोटो खींचना चाहते हैं।
तो क्वेश्चन है हु वाज स्टैंडिंग विथ ए कैमरा एंड वेयर, तो बनेगा द अंकल वाज स्टैंडिंग विथ ए कैमरा एट द सी बीच। द अंकल वाज स्टैंडिंग विथ ए कैमरा एट द सी बीच। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द मदर स्टैंडिंग एंड व्हाई, माँ कहाँ खड़ी है और क्यों खड़ी है। माँ समुद्र के किनारे यानी बीच पर खड़ी है। क्यों खड़ी है, क्योंकि वह सी हॉलीडे का आनंद उठाने के लिए तथा फोटो खिंचवाने के लिए वहां पर गई है। तो बनेगा क्या, वेयर वाज द मदर स्टैंडिंग, तो द मदर वाज स्टैंडिंग एट द सी बीच एंड व्हाई, तो सी हैड गॉन देयर फॉर ए हॉलीडे एट द सी। तो पूरा एक बार फिर से देखो लास्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द मदर स्टैंडिंग एंड व्हाई, तो द मदर वाज स्टैंडिंग एट द बीच, सी हैड गॉन देयर फॉर ए हॉलीडे एट द सी। तो प्यारे बच्चों, ये आपके 17 क्वेश्चन थे। अब आप इन 17 क्वेश्चन को अपनी कॉपी में राइट कर डालोगे, लिख डालोगे और धीरे धीरे इसको लर्न करने का प्रयास करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपना अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें।